तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज था निबंध यानी कि एसए का पेपर 7 जनवरी को। तो यूपीएससी के द्वारा जो पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें ये सबसे पहला पेपर होता है। और आज के दिन जो है ओनली एक पेपर हुआ जो कि एसए का पेपर था, और ये 9 बजे से 12 बजे तक आप लोगों का पेपर था। अगर अभी हम लोग फिलहाल बात करें इसका पैटर्न कैसा आप लोगों को देखने को मिलता है, तो टोटल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं 3 घंटे का टाइम आप लोग के पास में रहता है। तो ये जो 3 घंटे का टाइम रहता है इसमें आप लोग को 2 एस्से लिखने होते हैं, और उन 2 एस्सों को बेसिकली जो लिखने होते हैं उसके लिए 2 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो दोनों में 4-4 निबंध आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उन 4-4 निबंध में से आप लोगों को एक एक टॉपिक दोनों में से कवर करना है, यानी कि 8 एस्से में से आप लोगों को 2 एस्से लिखने हैं। अगर मार्क्स के बारे में बात करूं तो हर एक एस्से जो होता है वो 125 मार्क्स का होता है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 250 मार्क्स का आप लोगों का ये पूरा पेपर हो जाएगा। इसी में जब शब्दों के बारे में बात करूं तो आप लोगों को पता है कि यूपीएससी आप लोगों को एक प्री डिफाइंड टाइम देती है और प्री डिफाइंड आप लोगों को स्पेस देती है जिसमें आप लोगों को ये निबंध लिखना होता है। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा लिखने के लिए आप लोगों को शब्दों की जो सीमा दी गई है वो दी गई है आप लोगों की 1000 से लेके 1200। तो दोनों एस्से में आप लोगों को लगभग 1000 से 1200 के बीच में शब्द आप लोगों को लिखने होते हैं। मतलब एक एस्से में 1000 से 1200 और फिर दूसरे एस्से में भी इसी तरीके से 1000 से 1200 शब्द आप लोगों को लिखने हैं। उसमें प्रॉपर एक ढांचागत प्रक्रिया के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर गुजरना होता है। सारा पूरा एक ढांचा बनाकर पूरे एस्से को इस तरीके से कनेक्ट करना होता है पॉइंट टू पॉइंट, ताकि जो पढ़ने वाला हो उसको एंजॉय कर सके और उसको लगे कि हाँ कहीं पर ऐसा नहीं है कि पता नहीं कहीं से कुछ स्टार्ट हो गया और कहीं से कुछ स्टार्ट हो गया। तो ऐसा बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर दिखाना होता है। तो यानी कि एक पूरे पैटर्न में आप लोगों को ऐसे लिखना है। यूपीएससी के जब भी ऐसे आते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करते हो तो उसी के बेस पर आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाते हो। तो यहाँ पर ये तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि 250 नंबर का पेपर है। 125 के 2 एस्से लिखने को आते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पर 2 एस्से लिखने होते हैं अलग अलग सेक्शन से। हालांकि ये पैटर्न अभी नया चेंज हुआ है, पहले एक ही निबंध लिखना होता था, अब यहाँ पर आप लोग आज के में 2 निबंध यहाँ पर लिखते हैं। आइए अब आज का पेपर दिखाता हूं जो कि आप लोगों यहाँ पर पेपर हुआ है, उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन से ऐसे पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी का जो भी इसके अंदर जो डिस्कशन होगा वो फिर आगे हम लोग जैसे चीजें आती रहेंगी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। इसी जैसे ऐसे आप लोगों को सैटरडे में ऐसे देते हैं तो उस तरीके से आप लोगों को बीच बीच में निबंध बताता रहूंगा। एक ऐसे आप लोगों का कल भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हर वीक में वीकेंड में एक एक ऐसे में आप लोगों का डिस्कस करता रहूंगा। तो इस तरीके से जो भी ऐसे आए हैं जो अच्छे खासकर लिखने लायक ऐसे हैं उनको हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि आज का जो पेपर था वो काफी ज्यादा थोड़ा सा फिलोसफिकल टाइप में और थोड़ा सा एथिक्स के बेस पर अभी यूपीएससी का पैटर्न ऐसा देखने को मिल रहा है कि एथिक्स की टाइप को तरफ को ज्यादा थोड़ा सा झुकाव उनका देखने को मिलेगा। तो आइए एक बार हम लोग नजर डालते हैं आज के कौन कौन से बेसिकली ऐसे आप लोगों के सामने थे। अब मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को रियल पेपर दिखाता हूं जहां पर आप लोगों को ये सेक्शन डिवाइडेड देखने को मिलेंगे। जैसे खंड ए यानी कि सेक्शन ए में आप लोग देख सकते हैं टोटल आप लोगों के सामने यहाँ पर 4 ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 4 ऐसे हैं, इनमें से आप लोगों को एक ऐसे यानी कि एक निबंध लिखना है। इसी के तरीके से सेक्शन बी में आप लोगों को यहाँ पर 4 ऐसे देखने को मिल रहे हैं, इसमें से आप लोगों को एक ऐसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि वीकेंड पर एक ऐसे आप लोगों को दिया करूंगा और हर एक वीकेंड पर सैटरडे में, यानी कि जैसे कल सैटरडे है तो उसमें एक ऐसे में डिस्कस करूंगा। पर आप लोगों को बताता हूं, एक बेसिक बताता चलूंगा कौन कौन से यहाँ पर अभी ऐसे पूछे गए उनका एक आप लोगों को मैंने एक ओवरव्यू सा दे देता हूं यहाँ पर मैं। जैसे कि पहले ऐसे में अगर आप लोग बात करें, अगर बात करूं खंड ए सेक्शन ए का जो पहला ही ऐसे है, बोला गया यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज नाउ बीन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों ने इसे कि ऐसे के ऊपर फोकस दिया होगा और आप लोगों ने इसे नहीं किसी कोटेशन पढ़ी हो तो इन सब चीजों के ऊपर कोई ना कोई कोटेशन आप लोगों के पास में अगर रहे तो चीजों को आप लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर याद आ रही है स्वामी विवेकानंद जी की एक कोटेशन थी। कोटेशन क्या, बेसिकली एक पूरा फ्रेज टाइप में आप लोगों को देखने को मिलेगा। उनके द्वारा ये बोला गया था कि कभी भी जो किताबों में लिखा है आप लोग कंप्लीटली ये बोल दो कि वो किताबों में लिखा है इसलिए उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं, या फिर किसी ने ये बात कही है इसलिए वो सत्य है, या फिर कोई आप लोगों को बोले कि आप लोग जो है एक ट्रेडिशन चली हुई आ रही है हम लोग उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं इसलिए वो सत्य है। तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह कि किसी भी चीज पर आप लोग ऐसे विश्वास न करो। कोई भी चीज अगर आप लोग के सामने है तो उसका रीजन आप लोग को ढूंढना है कि उसका रीजन क्या है, और यही एक तरीके से रियलाइजेशन होता है, तभी आप लोग अपने आप को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये होता है एक तरीके से सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ रियलाइजेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो ये आज की डेट में बोलने की कोशिश ये की जा रही है कि इंसान क्या है, अपने ऊपर फोकस न देके आउटसाइड वर्ल्ड पर इतना फोकस देता है कि आप लोगों ने देखा होगा छोटी छोटी चीजें भी इंसान जो है वो अपने अंदर सर्च न करके कि हाँ आज की डेट में एक ऐसी दुनिया अपने अंदर उसको छोड़कर बाहर की दुनिया पे इतना ज्यादा फोकस्ड हो गया है। और खासकर आप लोगों को पता है सोशल मीडिया आज की डेट में जो है उसकी दुनिया में और भी ज्यादा होती जा रही है। तो ये थीम है यहाँ पर बेसिकली इस ऐसे की अगर बात करोगे
तो जैसे कि स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा बोला गया, डू नॉट बिलीव ए थिंग बिकॉज यू हैव रेड अबाउट इट इन ए बुक, ठीक है, यानी कि किसी को किताब में आप लोगों ने पढ़ा तो उसके ऊपर विश्वास मत करो, ठीक है। डू नॉट बिलीव ए थिंग बिकॉज अनदर मैन हैज सेड इट वाज ट्रूथ, किसी ने कहा है कि ये सही है तो आप लोग उसको बेसिकली फॉलो कर रहे हो। डू नॉट बिलीव इन वर्ड्स बिकॉज दे आर फॉलोड बाय ट्रेडिशन, यानी कि ट्रेडिशन फॉलो होती आ रही है, आप लोग इसलिए उसको फॉलो कर रहे हो। फाइंड आउट द ट्रूथ फॉर योर सेल्फ, रीजन इट आउट एंड दैट इज रियलाइजेशन। तो स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा ये लाइन बोली गई है। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप लोग चीजों को थोड़ा सा डीप में जाकर अगर आप लोग देखेंगे, ऐसे अगर ऊपर से देखेंगे ना, आप लोगों को पता लगेगा कि यार ये पता नहीं क्या क्या है, पर लेकिन जैसे आप लोग उसको खोल के तोड़ मोड़ के थोड़ा सा पढ़ोगे ना, उसके जब टर्म्स आप लोग देखोगे, जैसे सेल्फ डिस्कवरी हो गया, टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स हो गया, तो आप लोगों को चीजें फिर समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा इस तरीके से आप लोगों को समझनी होती है। और नाम ही इसलिए यूपीएससी है, जो पढ़ के गया है ना पढ़ के गया है, सबको एक बराबर करने का उसका फंडा रहता है, ताकि हर एक इंसान जो है ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ा कोई ऐसा आगे नहीं पता नहीं क्या क्या पढ़ रखा है, तो सबको उस लेवल में लेके आता है कि हाँ इंसान ने एक बेसिक नॉलेज एक्वायर कर रखी है नहीं, तो उसके बेस पर आप लोगों को चीजें लिखनी होती हैं। और सारा देखिए प्रैक्टिस का खेल रहेगा, जितनी अच्छी आप लोग इन चीजों की प्रैक्टिस कर लेते हो उतना ही अच्छे चीजों को आप लोग अच्छे से कवर कर पाते हो। तो ये हो गया पहला आप लोग का जो निबंध था। ये सेक्शन ए में मैंने आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग ऐसे बताया जो कि आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से। इसी के चलते अगर मैं आप लोगों को एक बार सेक्शन बी के ऊपर लेकर चलूं, जो मुझे पर्सनली जब मैंने पढ़ा तो आप लोगों को एक मिनट देखने को मिला यहाँ पर, ये ऐसे ये डायरेक्ट आप लोगों की कार्ल मार्क्स की जो एक तरीके से स्टेटमेंट है, ये आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। इसमें बोला गया द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स, यानी कि स्वांग नहीं बोलते आप लोग, कुछ एक तरीके से जो चीजें होती हैं, एक ट्रेजेडी तो ऐसी होती है इसके बारे में आप लोग कुछ नहीं बताया, ठीक है, कि एक तरीके से कुछ चीजें एक तरीके से अनएक्सपेक्टेड हो जाना, पर लेकिन जब इसके बारे में चीजें पता होती हैं तो एक स्वांग हो जाता है। नहीं कि ड्रामा चल रहा है एक तरीके का, ऐसी चीजें चल रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि एक तरीका स्वांग रच देना किसी चीज को लेकर कि हाँ पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो लोगों को वो चीजें ऑलरेडी नोन होती हैं। तो ये डायरेक्टली अगर आप लोग मतलब हिस्ट्री आप लोग का ऑप्शनल है या फिर आप लोगों ने हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट दिखाया, तो ये डायरेक्ट आप लोग की जो एक तरीके से आप लोगों के सामने कार्ल मार्क्स की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने उठाकर रख दी है, समझ रहे हैं आप लोग। तो डायरेक्ट स्टेटमेंट जो होती हैं, जो डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहां पर पूरा ऐसे रख दिया इसके ऊपर उठाकर। तो ये देखिए आप लोग जो भी हिस्ट्री ऑप्शन लगता है वो इसके ऊपर एक मतलब एक मोटा मोटा एक अच्छा खासा ओवरव्यू इस इंसान इसके ऊपर लिख सकता है, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोगों को बोलता हूँ ना कि स्टेटमेंट जो भी होती है एक तरीके से, कई बार मैंने आप लोग जो पढ़ाई भी है उसमें कि कई सारी स्टेटमेंट आती है। अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोग शायद एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे थे, एक पर्सनैलिटी अभी नहीं जो टूटू करके अभी जिनकी डेथ हुई थी, जो यहाँ पर बेसिकली अफ्रीका साउथ अफ्रीका से आते हैं, जिनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, तो उनके बारे में मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो वो भी कई सारी स्टेटमेंट उनकी काफी अच्छी थी, तो वो सारी स्टेटमेंट कई बार ऐसी की ऐसी उठाकर जो है यूपीएससी आप लोगों से पूछ लेता है। तो यहाँ पर अब आप लोगों की क्रिएटिविटी क्या है, कितने अच्छे से आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने निकल कर आती हैं। अब सेक्शन ए में ही अगर मैं आप लोगों को लेकर आऊं यहाँ पर, तो एक ऐसे यहाँ पर दिखा हुआ है, ये सेकंड वाला, इसमें बोला गया है योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। यहां पर स्टेटमेंट एक कंप्लीट हो गई। फिर बोला गया माई रिएक्शन ऑफ यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। अगर हिंदी में आप लोग इसको पढ़ेंगे तो बोला गया कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच दर्शाती है। यानी कि आप लोगों ने देखा हो ना, जिसे मैंने बताया था भगवत गीता में बोला जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आप लोग दुनिया को देखना चाहते हैं वो आप लोगों को ऐसी दिखाई देती है। तो आपकी मेरे बारे में क्या धारणा है, वो किसी इंसान को देखते ही पहली बार में आप लोगों ने सोच लिया यार ये तो इंसान ऐसा ही होगा, कपड़े देखकर उसका परसेप्शन बना लेना, ठीक है, कि हाँ ये तो ऐसा ही दिखता होगा, तो वो होता है धारणा बनाना किसी चीज को लेकर। तो ये बताता है कि आपकी मेरे बारे में जो धारणा है, आप लोगों ने मान लीजिए कोई मैंने लेक्चर बनाया, वो एक थंबनेल देखकर ही देख ले कि हाँ इसके अंदर क्या होगा, धारणा बना ली पहले से ही कि अच्छा इसके अंदर तो यही होगा, भले उसके अंदर कुछ भी अलग चीजें क्यों ना हो, कोई बहुत सारी डिस्कवरी करके उसमें मेहनत करके क्यों ना बनाई हो, पर धारणा बना ली अच्छा ये इसके अंदर होगा। तो वो आपकी सोच है, ना कि वो लेक्चर के अंदर जो मैंने पढ़ाया हुआ है, वो तो आप लोगों ने पहना देखी धारणा बना ली, तो वो बातें बोलेगी है। और आपकी जो एक तरीके से आपके प्रति जो मेरी प्रक्रिया है, यानी कि जो भी मेरी प्रक्रिया रहेगी आपको लेकर, वो मेरे संस्कार होंगे। यानी कि मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ बोला, गाली बोली, तो मैं उसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं उसको मतलब गाली दे रहा हूं उसके बदले में, या फिर मैं उसको मतलब इग्नोर कर दे रहा हूं, तो मेरे संस्कार होंगे। तो ये पूरा एक तरीके से ऐसे है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट में डिवाइडेड है यहाँ पर, ये वाला ऐसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप लोगों को फिलोसफिकल एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा, पर यही है यूपीएससी का खेल रहता है, तो आप लोगों को चीजें जो है वो अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सेकंड ऐसे फर्स्ट सेक्शन का। तीसरे ऐसे में अगर आप लोग बात करेंगे, ये आप लोग को देखने को मिलेगा, डायरेक्ट बोला गया एक फिलोसफिकल ऐसे आप लोग देखते हैं यहाँ पर, बोला गया कि फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज ए यूटोपियन। यूटोपियन मतलब एक आदर्श होता है ना, कि एक तरीके से कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसके बारे में एक आप लोग को उदाहरण देता हूं, इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को। आज की डेट में अगर आप लोगों को बोले कि ये इंसान बिल्कुल सही है और ये इंसान बिल्कुल गलत है,
तो कोई भी इंसान बिल्कुल सही और बिल्कुल गलत आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ चीजें अच्छी होती हैं और कुछ ना कुछ चीजें बुरी होती हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको कंप्लीटली ये नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल काला है या फिर बिल्कुल ये सफेद है, नहीं बिल्कुल अच्छा है फिर बिल्कुल बुरा है। तो हमेशा आप लोग को बुद्धिज्म के पाथ पर चलना पड़ता है, जिसको एक मिड पाथ बोलते हैं। तो हमेशा यहां पर बोला गया कि फिलोसफी ऑफ वांटलेसनेस इज ए यूटोपियन, एक आदर्श वाक्य है जिसको बोल सकते हैं उसके जैसा बनना है, ठीक है, वो वाली चीजें बोली गई है। जबकि एक भौतिक संसार में हम लोग रहते हैं, वाइल मेटेरियलिज्म इज ए कैमेरा, यानी कि एक माया है, भौतिक संसार में हम लोग रहते हैं, चारों तरफ से आप लोगों के पास में सारी चीजें जो अवेलेबल हैं, जिसके पीछे दुनिया भागती है, ये सारी एक तरीके से भौतिक चीजें हैं जिनकी हमने बोलते हैं माया है, कि इस चीजों से हम लोग घिरे हुए हैं। तो उस टाइम पर आप लोग जहां पर बैठे हुए, वहां पर बैठे बैठे अगर बात करें तो आप लोगों को ये आदर्श वाक्य लगेगा कि हाँ ये सब एक तरीके से वांटलेसनेस है, यानी कि एक तरीके से वो हो गया कि कहते नहीं कि एक पैसों के बीच में बैठे हुए हैं एक तरीके से, और उसको उसके चारों तरफ से पैसों से घिरा हुआ इंसान, और उसको इच्छा ही नहीं हो रही है पैसों की, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं है। तो फालतू की बात है, इंसान जब उसमें बैठा है तो वो एक तरीके से उसकी इच्छा रख रहा था, इसलिए वो वहां पर है। समझ रहे हैं आप लोग एक चीजों को, यानी कि हम लोग ऐसी दुनिया में रह रहे हैं, एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। उस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते रहते अगर कोई आप लोगों को बोले कि ये सारी वांटलेसनेस एक तरीके से, ये इच्छा रहित एक तरीके से इंसान बन जाए ऐसी दुनिया में रहता हुआ, तो ये आसान काम नहीं होता है। तो एक तरीके से ये एक इस तरीके की स्टेटमेंट यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके का ये एसे है आप लोग का, एसे नंबर 3। इसमें एक और अच्छा एक बात और मुझे याद आई, जैसे कि गौतम बुद्ध जी के द्वारा बोला गया था कि हमारी सारी जो भी दुखों का कारण होती है वो हमारी डिजायर होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं। आप लोगों ने पढ़ा ना पूरा गौतम बुद्ध जी के बारे में, सारा बकायदा उसमें पूरा एक हिस्ट्री में पूरा चैप्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जितनी डिजायर इंसान की बढ़ती चली जाती है उतना ही उसका दुख बढ़ता चला जाता है। डिजायर जितनी कम कर सकते हैं आप लोग, उतना ही ज्यादा जो दुख है वो आप लोगों को कम होता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग यहाँ पर चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि एक तरीके से आप लोग डिजायर से घिरे हुए हो आज की डेट में, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, तो वो डिजायर के बारे में आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड करिए। तो हमेशा जितनी बड़ी डिजायर होगी अगर वो पूरी नहीं होगी उतना ही ज्यादा इंसान को दुख होगा। तो एक तरीके से कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर ये आप लोग कनेक्ट होते हुए नजर आएंगे, इन सब बेसिकली जो स्टेटमेंट होती हैं। ये फोर्थ जो ऐसे आप लोग को देखने को मिलेगा, द रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल। तो एक जर्मन फिलोसफर है जिनका नाम है फ्रेडरिक हैगल, उनकी ये स्टेटमेंट है डायरेक्ट अगर आप लोग बोलो तो रियल इज रैशनल। रैशनल शब्द का मतलब अगर आप लोगों से पूछे तो कोई क्या आप लोग क्या बताएंगे? रैशनल का मतलब होता है कि बेस्ड ऑन अकॉर्डेंस विद रीजन या लॉजिक, यानी कि ऐसे नहीं हवा हवा में बातें नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर एक ऐसी चीज है जो लॉजिक के ऊपर बोली जा रही है कि भाई साहब हाँ ये चीज इसलिए हो रही है, ठीक है, उसके पीछे कोई रीजन दे रहा है, तो रीजनिंग प्रेजेंट आप लोग कर रहे हैं, तो वो होता है एक तरीके से रैशनल। ऐसा नहीं कि हवा हवा में बातें कर दी, जैसे नहीं अभी कोरोना वायरस के टाइम पर आप लोगों ने देखा होगा सूडो साइंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, छद्म विज्ञान। तो उसमें क्या था, उसमें यह था कि कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं उनके पीछे कि ये चीज क्यों हो रही है। हाँ ये बोल दिया कि गाय का गोबर लगा लो आंखों में, वो सिर्फ नाक में नींबू डाल लो तो कोरोना ठीक हो जाएगा, ये कोई रीजन थोड़ी ना है। पर प्रेजेंट टाइम पर जो दवाइयां आ रही हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर रिसर्च किया जा रहा है, इसलिए वो दवाई मार्केट में निकल कर आ रही है। उनको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर से होकर गुजरना पड़ रहा है, कितने लोगों के ऊपर उसका एक्सपेरिमेंट किया गया तब जाकर वो दवाई आप लोगों के सामने आ रही है। तो उसके पीछे एक रैशनल है, एक रीजन है कि हाँ हम लोगों ने इसके ऊपर एक स्टडी की है, इसलिए ये चीज आप लोगों के सामने निकल कर आ रही है। तो यानी कि किसी पर्टिकुलर जो रियल चीज होगी हमेशा उसके पीछे एक रैशनल नजर आएगा, और रैशनल इज रियल, और जिसके जो कि एक तरीके से इसके पीछे रीजन होगा वही चीज आप लोगों को रियल भी लगेगी। यानी कि हाइपोथेटिकल चीज जो है उससे थोड़ा सा पीछे हटकर आप लोगों को चीजें यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो ये है किसकी स्टेटमेंट है, जर्मन फिलोसफर है, डायरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर भी आप लोग का ये ऐसे बन गया। आगे बात करते हैं, जो नेक्स्ट ऐसे आप लोगों को देखने को मिलेगा ये है हैंड दैट रोक्स द कैडल रूल्स द वर्ल्ड। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं पोएम्स के अंदर में, तो विलियम रोज वेल्स की पोयम है जो इस पर्टिकुलर टाइटल के साथ में लिखी गई है, और ये मदरहुड को प्रेजेंट करती है, यानी कि एक तरीके से मातृत्व को प्रेजेंट करती है ये कविता। और इस कविता में मदरहुड के बारे में बताया गया है, यानी कि जो बच्चा होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना एक स्टेटमेंट, आप लोगों को मैंने कई बार जब हम लोग हिंदू का डिस्कशन करते हैं उसके अंदर भी बताता हूं मैं, कि आप लोगों ने उसके बारे में सुना भी होगा कि एक परिवार में अगर एक औरत पढ़ी लिखी है तो इसका मतलब पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, और अगर एक मर्द यानी कि एक पुरुष पढ़ा लिखा है तो बस वो पढ़ा लिखा है, तो इसका मतलब होता है कि वुमेन जो होती है वो पूरे परिवार को चलाती है। तो यही बात यहां पर बोली है कि बच्चे के ऊपर जो पूरा इंपैक्ट पड़ता है वो पड़ता है किसका, वो पड़ता है उसकी मां का, ठीक है। तो इसलिए यहां पर क्योंकि स्टार्टिंग से अगर ज्यादातर जो टाइम देखो तो मदर के साथ में बच्चा बिताता है, खासकर स्टार्टिंग के 6 महीने आप लोग कंप्लीटली देखो तो एक तरीके से सारा लालन पालन आगे तक भी अगर देखा जाए तो मदर के साथ में बहुत ज्यादा कनेक्ट रहता है बच्चा। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी गई है, तो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हैं ये भी एक स्टेटमेंट ही हो गई। तो यूपीएससी ने मैक्सिमम आप लोग देखोगे अब की बार स्टेटमेंट के फॉर्म में चीजें बताई गई हैं। तो ये एक कविता है जो कि यहां पर लिखी गई थी, और ये पोयम काफी एक इंपॉर्टेंट और काफी फेमस पोयम है ये, अगर आप लोगों ने इसके बारे में सुना है तो। नेक्स्ट आप लोगों के सामने जो बात बोली गई है, बोला गया यहां पर इसमें व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज।
अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, हालांकि हो सकता है अगर आप लोगों ने कुछ मैंने इसके बारे में सुना होगा, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा विल जो हार्वे हैं अमेरिकन सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, जो कि एक एंटरप्रेन्योर भी थे, और उनके द्वारा एप्पल एप्पल जो 2 है उसके लिए कंपनी एक तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था म्यूजिक। तो इनके द्वारा ये बातें बोली गई है, यानी कि ये भी एक पर्टिकुलर पर्सन की स्टेटमेंट है। देखिए जब भी अभी आप लोग कोविड-19 की दवाई के बारे में आप लोग बात करें, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ पता नहीं था कि कोविड-19 नाम की कोई बीमारी सामने आ गई, हम लोगों ने उसके लिए रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी। तो एक तरीके से ब्लाइंडली कुछ चीजों पर हम लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ नया आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो किसी नई चीज के साथ में अगर आप लोग एक बार कुछ चीजों को स्टार्ट करते हो तो एक तरीके से इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड ही नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, एक नया वायरस आ गया, हम लोग लग गए उसके पीछे, तो वो रिसर्च क्या हो गई, एक तरीके से एक ब्लाइंड डेट हो गई उसके साथ में कि हाँ उसके बारे में कुछ नॉलेज एक्वायर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनके द्वारा दी गई थी, तो उनकी स्टेटमेंट यहां पर यूपीएससी ने ऐसे बना दी यहां पर, ठीक है। तो विल हार्वे ये अमेरिकन सॉफ्टवेयर एक डेवलपर थे जिनकी स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने। इसी के साथ में एक छोटी सी बात मैं यहां पर और बताना चाहूंगा आप लोगों को। आप लोगों ने सुना होगा नॉर्मली जैसे आप लोग कोई लैपटॉप लेकर आते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है उसमें कोई वायरस हो गया। अब वो कंपनी जो वायरस बना एक तरीके से जो एंटीवायरस बना रही है, मैक्सिमम आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार ये आता है मार्केट में निकल के वही कंपनी जो है आप लोगों को वायरस प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से यानी कि एक आप लोग बोल सकते हैं कि वहीं से ही आप लोग की जो वायरस जिसने बनाया वही एंटीवायरस आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से काट भी उसी के पास में आप लोगों को इसकी देखने को मिलेगी। तो एक तरीके से आप लोग यहां पर ऐसे समझ सकते हैं, जब आप लोग किसी चीज के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं, यानी कि एक तरीके से कोई चीज आप लोग को पता नहीं है, उसके बीच में उसके बारे में आप लोग जानना स्टार्ट करेंगे, रिसर्च करना स्टार्ट करेंगे, तो वहीं से ही आप लोग को उसका सोल्यूशन भी निकल कर आएगा जो आप लोगों के सामने प्रॉब्लम है। यानी कि प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन छुपा होता है। समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? तो यानी कि इसीलिए एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी जो है ऑलरेडी वायरस जो होता है इसीलिए एंटीवायरस पहले ही बना के रख लेते हैं वो। तो ये ऐसी आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। तो ये हम नहीं कई बार बोल देते हैं कि हाँ इसी ने प्रॉब्लम खड़ी की और यही सोल्यूशन दे रहा है। तो काइंड ऑफ चीजों से भी आप लोग थोड़ा सा कोरिलेट कर सकते हैं यहां पर। और आप लोगों को कई बार मैंने भी बोला, आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक जो प्रॉब्लम आप लोगों के सामने है ना, उस प्रॉब्लम को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करोगे, और जब तक आप लोग उसके ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं करोगे तो उसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो एक प्रॉब्लम को सोल्व करते करते ही आप लोगों का उसको सोल्यूशन निकलता है, पर स्टार्टिंग में एवरीथिंग इज लाइक ए ब्लाइंड डेट। तो तब आप लोगों को देखने को मिलेगा, फिर वहां से नॉलेज निकलनी आप लोगों के सामने स्टार्ट होती है, नहीं एक अनजान रास्ते पर निकल पड़ते हैं, तो बढ़ते चले जाते हैं, तो फिर पाथ मिलने लगता है। तो इसीलिए बोला गया कि व्हाट इज रिसर्च बट ए ब्लाइंड डेट विद नॉलेज। तो यहां पर बोला गया है, ठीक है। तो बोला गया कि शोध क्या है, ज्ञान के साथ एक अजनबी मुलाकात। और लास्ट में जो आप लोगों के सामने ऐसे हैं, यहां पर बोला गया देयर इज ए बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा, मैंने भी कई बार आप लोगों को ये बात बोली है कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, आने वाले टाइम में ये दुनिया जो है आप लोगों को और ज्यादा डेवलप और ज्यादा बेटर जो जगह है वो आप लोगों को बनी हुई नजर आएगी। आप लोगों को टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ से जैसे देखते हैं हम लोग, पहले हमारे जो पेरेंट्स हैं फिर दादा दादी जो हैं उनके पास में इतनी टेक्नोलॉजिकल चीजें नहीं थी जो आज के डेट में आप लोगों को देखने को मिल रही है। आने वाले टाइम में और ज्यादा टेक्नोलॉजिकल चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जो चीजें आज की डेट में हमारे पास में है उससे ज्यादा और बेटर चीजें आप लोगों को फ्यूचर में होती हुई आप लोगों के पास में नजर आएगी। बेटर का मीन क्या होता है, अगर कोई चीज बोले आप लोगों को और बेटर करनी है, यानी कि उसमें ऑप्शन है थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट करने का, ठीक है, और ग्रो करने का, और चीजों को अच्छा करने का, और उसको मीनिंगफुल बनाने का, और सोसाइटी में आज के डेट में उसको कोरिलेट करने का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो और ज्यादा अच्छे से एक फायदा पहुंचा सके। तो यही एक तरीके की प्रैक्टिस होती है। हमेशा आप लोग बोलता हूं ना, हमेशा अपना बेटर वर्जन बनाओ खुद का, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपने आप को पुराने टाइम पे कंपेयर करके अपने आप को और आगे लेकर जाना। तो वो वाली चीजें आप लोगों को यहां पर भी देखने को मिलेगी। तो देयर इज ए बेटर प्रैक्टिस टू बेस्ट प्रैक्टिस। तो ये बात यहां पर एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बोली गई है। तो ये आप लोगों को ये वाला ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि ऑलवेज अपने आप में वो रखो, इंप्रूवमेंट करने की कोशिश रखो हमेशा। एक शब्द भी सुना होगा आप लोगों ने, एक वर्ड होता है जापानीज में बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइजन। उस वर्ड का भी मतलब आप लोग कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। उसमें बोला था कि चेंज फॉर द बेटर और कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होते हैं, पुराने वाले प्रैक्टिस से थोड़ी सी बेस्ट। तो ये शब्द मुझे एकदम याद आ गया पढ़ते पढ़ते, मैंने सोचा इसके बारे में बता दूं। ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा। तो ये था एक ओवरव्यू। आई होप कि आप लोग के माइंड में इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ऐसे किस किस से रिलेटेड है। मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत आसान है, पर थोड़े फिलोसफिकल और थोड़े से एथिकल साइड में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेंगे। और जैसे कि यूपीएससी चाहती भी है कि कैसे लोग उनके पास में आने चाहिए। बाकी एक एक ऐसे जो है हर एक सैटरडे में मैं आप लोगों को दिया करूंगा, और संडे में आप लोगों को एथिक्स का क्वेश्चन मिलते हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहिए। तो इसी तरीके से अपना ध्यान रखिए। और 2 वीडियो रेगुलर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, जो कि एक आती है शाम को 8:30 बजे और एक आती है सुबह को लगभग 6:30 बजे, जो कि द हिंदू का पूरा डिस्कशन रहता है। उसमें जो क्वेश्चन देता हूं उनके भी आंसर प्रैक्टिस किया कीजिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाएगी। तो अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।